नमस्कार, आप देख रहे हैं मुकाबला। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। देश का संविधान कहता है कि किसी भी नागरिक के साथ उसके मजहब, जाति या जेंडर के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। सरकारें संविधान की शपथ लेती हैं और उनसे भी यही उम्मीद होती है। गुजरात चुनाव के बीचों बीच में कांग्रेस पार्टी के एक नेता ने आज कांग्रेस की ऐतिहासिक सोच का जिक्र किया। ऐतिहासिक सोच ये कि हिंदुस्तान की तिजोरी पर सबसे पहला हक अल्पसंख्यकों का होगा। यह बात अपनी जगह है कि इस ऐतिहासिक सोच की वजह से ही कांग्रेस की हार भी ऐतिहासिक ही रही है। खैर, गुजरात में कांग्रेस के नेता जगदीश ठाकुर ने कहा है कि देश के खजाने पर पहला हक माइनॉरिटीज का है। चुनाव हारे या जीते, इस सोच से हम समझौता नहीं करते। जरा आप भी ये बयान सुन लीजिए, फिर हम आपको आगे की कहानी समझाते हैं। विश्वास थी कहूं છું કે કોંગ્રેસ એની આઈડિયોલોજીમાં કોઈ દાડો ચેન્જ નથી કરતી ને વિચારમાં કોઈ દાડો ફેર નથી કરતી। એ સત્તા મળી તો એનો વિચાર પકડીને ચાલે છે અને સત્તાના મૂળિયા ઉખાડીને ફેંકી દીધા તો પણ કોંગ્રેસે એના વિચારોમાં કોમ્પ્રોમાઇઝ નથી કરી। ડંકાની ચોટ ઉપર આ દેશના પ્રધાનમંત્રી એમ કહેતા હતા કે हिंदुस्तानी तिजोरी पर સૌથી પહેલો અધિકાર માઇનોરિટીનો। આ દેશનો કોંગ્રેસનો પ્રધાનમંત્રી ડંકાની ચોટ ઉપર એ જ બોલવાથી કેટલું નુકસાન થયું એ પણ કોંગ્રેસને ખબર છે ને આવું બોલવાથી 1000 વખત નુકસાન થાય તો પણ કોંગ્રેસ એની વિચારધારામાં કોમ્પ્રોમાઇઝ નહીં કરે। सुना आपने, लेकिन यहां पर सबसे पहले तो यह समझ लेना चाहिए कि माइनॉरिटी का मतलब क्या है। मुख्य रूप से मुसलमान और थोड़े बहुत दूसरे धर्म। मुस्लिम लीडर्स भी इस बात को कहते हैं कि हम अल्पसंख्यकों में सबसे बड़े बहुसंख्यक हैं। यह तो बात कांग्रेस की हो गई। अब मौजूदा सरकार की भी बात कर लेते हैं। मोदी सरकार सबका साथ सबका विकास का नारा देती रही है। दोनों सोच में बुनियादी फर्क है। सुनिए ये भी। गुजरात में कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा जो वक्तव्य दिया गया है, ये याद दिलाते कि तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि देश के संसाधनों पे पहला हक मुसलमानों का है। यही कांग्रेस की नीति है। ये बेहद दुखद है क्योंकि मोदी जी की सरकार में सबका सशक्तिकरण हो रहा है। अंत्योदय का जो हमारा लक्ष्य है उसकी प्राप्ति के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी है जो केवल और केवल सांप्रदायिक राजनीति करती है। और क्योंकि गुजरात में विधानसभा के चुनाव भी हैं तो वहां पे फिर से सांप्रदायिकता का जहर घोल रही है। ये ना भारत की जनता ना गुजरात की जनता बर्दाश्त करेगी। जो भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है विकास, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसी से जनता प्रेरित होकर भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है और कांग्रेस की सांप्रदायिक राजनीति को पूरी तरह से नकार देती है। तो बीजेपी बात करती है सबका साथ सबका विकास की, लेकिन कांग्रेस कहती है तिजोरी से पैसा निकालकर सबसे पहले मुसलमानों को देंगे, बाद में जो बचेगा वो दूसरों पर खर्च करेंगे। बीजेपी कह रही है कि जो गरीब हैं सबसे पहले उनको पैसा दिया जाएगा, उसमें कोई धर्म का प्रिविलेज नहीं होगा, कोई वरीयता नहीं दी जाएगी। इन दोनों में कौन सी बात संविधान की आत्मा के करीब है? कांग्रेस ने देश पर सबसे लंबे वक्त तक राज किया, तो क्या देश में अल्पसंख्यकों पर ही सबसे ज्यादा पैसा लुटाया गया? क्या खजाने के पैसे के वितरण में भेदभाव हुआ? या फिर कांग्रेसी नेता जगदीश ठाकुर ने जो कहा कि वो सिर्फ गुजरात चुनाव में वोट लेने के लिए कहा है? क्या कहा है, क्या कहना चाहिए और क्या होना चाहिए? आज मुकाबला में इसी पर डिबेट करेंगे। हमारा सवाल है, पैसा देश का, तुष्टीकरण वर्ग विशेष का क्यों? और क्या गुजरात चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस फिर तुष्टीकरण का दांव चल रही है? इस पर बहस करने के लिए मेहमानों का बड़ा पैनल हमारे साथ मौजूद है। राकेश त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, स्वागत है आपका। अश्विनी उपाध्याय हमारे साथ जुड़ गए, वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, स्वागत है आपका। सुरेंद्र राजपूत हमारे साथ जुड़ गए, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, आपका भी स्वागत है। और शाहिद अली हमारे साथ जुड़ गए, वकील हैं, आपका भी स्वागत है। सुरेंद्र राजपूत जी, डिबेट की शुरुआत सबसे पहले आपसे करते हैं। क्या गुजरात चुनाव जीतने के लिए अपीजमेंट पॉलिटिक्स एक बार फिर से कांग्रेस ने शुरू की है? लंबे समय से ये पॉलिटिक्स देखी जाती रही है, लेकिन
चुनाव आते ही एक बार फिर से तुष्टीकरण की याद आ रही है? विवेक भाई, देखिए, सच बात है कि चुनाव के आते ही भारतीय जनता पार्टी उनके सहयोगियों को, उनके समर्थकों को किसी भी बयान को तोड़ मरोड़ करके चुनाव को अपने पक्ष में करने की या भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में करने की लगातार कोशिश की जाती रही है, और गुजरात में विशेष रूप से। और अब स्थिति ये आ गई है कि किसी भी बात को किसी भी संदर्भ में कही गई हो, लेकिन उसे हर चीज को सामाजिक संदर्भों को भी राजनीतिक और वो भी वोट की पॉलिटिक्स के संदर्भ में करने की एक फैशन सा हो गया है। देखिए ना, 9% वोट हैं, क्या नाम, मुस्लिम्स के। पहले तो मैं प्योर मुस्लिम्स की बात कर लेता हूं। प्योर 9% वोट हैं गुजरात में। कोई अहमक ही होगा, कोई बेवकूफ ही होगा जो यह समझेगा कि 9% वोट से कोई आदमी चुनाव जीत जाएगा। ये तो जो भी आदमी ये कह रहा है, उस आदमी की हमें सोच पर, बुद्धि पर तरस आता है। मसला क्या आता है? मसला यह आता है कि आपके घर में भी और मेरे घर में भी, आप तो एक सभ्य समृद्ध घर से, हम सब लोग सुसंस्कृत घर से हैं, पहले ही कहा जाता है कि भाई जो बच्चा कमजोर है उसको अगर 100 ग्राम दूध ज्यादा दे देंगे तो शायद बच्चा मजबूत हो जाएगा। अगर इस संदर्भ में इस बयान को लेंगे तो निश्चित रूप पे यह बयान आपको सही नजर आएगा। और रही बात माइनॉरिटी की, तो माइनॉरिटी में तो सिख भी हैं, माइनॉरिटी में ईसाई भी हैं, माइनॉरिटी में जैन भी हैं और माइनॉरिटी में बौद्ध भी हैं। ठीक है। अगर चूंकि वोट की राजनीति भाजपा को करनी है, बहुसंख्यक तुष्टीकरण की राजनीति भाजपा को करनी है, इसलिए भाजपा को माइनॉरिटी में सिर्फ मुसलमान दिखाई देते हैं। मुझे इस चीज से इतना अफसोस है कि मैं क्या बताऊं विवेक भाई, कभी कभी ऐसा लगता है। ठीक है सुरेंद्र जी, आप ये दलील दे रहे हैं कि जो बच्चा कमजोर है उसे अगर ज्यादा देखरेख में रखेंगे, ज्यादा खिलाएंगे पिलाएंगे तो बच्चा मजबूत हो जाएगा। मुझे लगता है राकेश त्रिपाठी आपको इस बात का जवाब देंगे। उसके बाद मैं अश्विनी उपाध्याय आपके पास आ रहा हूं। राकेश त्रिपाठी ये कह रहे हैं जो कमजोर वर्ग है उस पर ध्यान देने की जरूरत है, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि 9% माइनॉरिटी का वोट है गुजरात में और इस बयान को ऐसे नहीं लिया जाना चाहिए, बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। मुझे लगता है कि आज सुरेंद्र राजपूत जी ने एक नए तरह की आरक्षण की व्याख्या की है और उसके पीछे तर्क प्रस्तुत करने का काम किया है। ये इसकी पृष्ठभूमि भी रख सकते हैं कल को कि जो कमजोर वर्ग है मजहब के आधार पर उनको आरक्षण भी दे देना चाहिए। मुझे लगता है ये इनका अगला तर्क हो सकता है, जिस तर्क के जिस ट्रैक पर ये जा रहे हैं। देखिए, वास्तविकता में कांग्रेस पार्टी की स्थापना के समय से ही कांग्रेस पार्टी हमेशा से तुष्टीकरण की पराकाष्ठा करती रही है। याद करिए वो समय जब देश की आजादी के बाद सोमनाथ मंदिर का निर्माण होना था, तब भी तुष्टीकरण करने का काम किया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को जाने से मना करते रहे पंडित नेहरू जी। यानी कांग्रेस पार्टी के अगर आप पूरे कार्यकाल को देखेंगे कि कैसे सिंधु विवाद जब हुआ पाकिस्तान के साथ, तो उसमें भी पाकिस्तान को ज्यादा हिस्सा दे दिया जाए, 80% पानी का हिस्सा पाकिस्तान को दे दिया जाए, क्योंकि उससे भारत के मुसलमानों के बीच वो तुष्टीकरण कर सकते हैं। तुष्टीकरण के लिए केवल मुसलमानों की मिजाज कुर्सी करने का ही काम नहीं करते रहे, बल्कि हिंदुओं को अपमानित करने का ये एक प्रयास भी करते रहे, कुछ प्रयास करते रहे हैं। और इसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी को लगातार भुगतना पड़ा है। लेकिन उसके बावजूद ये अलग अलग राज्यों में अपनी रणनीति बदलते रहते हैं। कहीं पे ये जालीदारी टोपी लगा करके अपने आप को तुष्टीकरण साबित करना चाहते हैं, और कहीं पर ये तुरंत टीका लगा करके और रुद्राभिषेक करने के लिए पहुंच जाते हैं और क्योट के ऊपर जनेऊ पहन करके अपने आप को दत्तात्रेय कौल गोत्र का ब्राह्मण बताने की कोशिश करते हैं। मैं मानता हूं इन सब बातों को चुनावी राजनीति से दरकिनार रख करके आपकी नीतियां क्या है, आपने विकास के लिए क्या किसी प्रकार यानी आप कह रहे हैं चुनावी हथकंडा है, विकास कर रहे हैं जी। आप कह रहे हैं राकेश जी चुनावी हथकंडा है, कभी कोई समय पर ब्राह्मण बन जाता है, कभी कोई जनेऊधारी बन जाता है, इस तरह के हथकंडे चुनाव जीतने के लिए अपनाए जाते हैं। सुरेंद्र राजपूत जवाब देना चाह रहे हैं। सुरेंद्र जी। बहुत शुक्रिया विवेक जी। अब जिस तरीके की बात राकेश जी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये वकालत के साथ साथ कम से कम कुछ हल्का फुल्का मानसिक वो भी रखें तो बेहतर है। आप बताइए, सिंधु जल विवाद को कह रहे हैं कि पाकिस्तान को पानी दे देंगे तो हिंदुस्तान का मुसलमान वोट दे देगा। अब इससे बड़ी बेवकूफी की बात क्या हो सकती है? पाकिस्तान के मुसलमान से हिंदुस्तान के मुसलमान का क्या मतलब है? क्या ये कहना चाहते हैं कि हिंदुस्तान का मुसलमान इस तरीके की गद्दारी कर सुरेंद्र सकता जी, है? ये आप दूसरी तरफ सोच भारतीय जनता पार्टी की सुरेंद्र जी, बात अपीजमेंट की हो रही है। सर प्लीज, मैं कह रहा हूं बात अपीजमेंट की हो रही है। आप अपीजमेंट की बात अपीजमेंट पे रहिए, मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं, बात अपीजमेंट की हो रही है। बात अपीजमेंट की हो रही है, अपीजमेंट पे रहिए जी। नहीं, मैं अपीजमेंट की जी। राकेश त्रिपाठी ने चूंकि पाकिस्तान के मुसलमान का नाम लिया, इसलिए मैंने उनका कॉन्टेक्स्ट अपीजमेंट में था, तुष्टीकरण का कॉन्टेक्स्ट के रूप में बताया था उन्होंने जी। इसका मतलब तो यह हो गया कि नरेंद्र मोदी जी ने पठानकोट में आईएसआई हिंदुस्तान के क्या नाम अपीजमेंट के लिए बुलाई थी क्या?
क्या हिंदुस्तान ये बिरयानी expose खाने वहां पर अपीजमेंट के लिए गए थे क्या लाहौर में? लाहौर में नरेंद्र मोदी बिरयानी खाने नवाज शरीफ के यहां अपीजमेंट के लिए गए थे? और तीसरी बात मैं बिल्कुल अब तथ्य वाली बात बता देता हूं कि देखिए, माइनॉरिटी कमीशन की रिपोर्ट्स में जब नरेंद्र मोदी जी जाते हैं तब वो वहां पे सिर्फ मुस्लिम कन्याओं के लिए 51,000 रुपए की शगुन देने की बात करते हैं, तब कोई अपीजमेंट की बात नहीं करता है। हम तो आपसे फिर से कहते हैं कि देश धार्मिक आधार पर आरक्षण के विरोध में था, ये लोग धार्मिक आधार पर आरक्षण के पक्ष में थे, राकेश त्रिपाठी लोग, क्योंकि ये लोग शुरुआत के गद्दार हैं। बीच में नहीं बोलना चाहता था, लेकिन ये ठीक है, एक एक करके जातीय रूप से हाँ, सामाजिक अश्विनी उपाध्याय जी कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं आ रहा हूं राकेश जी। आरक्षण दिया, ठीक हमने है। सामाजिक रूप से आरक्षण दिया, हमने देश में क्या नाम जो कमजोर हमारे क्या नाम जातियां थी, आपको जी सुरेंद्र जी, आपको अश्विनी उपाध्याय जवाब देना चाह रहे हैं। अश्विनी उपाध्याय जी, हाँ। अश्विनी सुप्रीम कोर्ट के वकील है, दो वकील आपने रख लिए। देखिए विवेक जी, भारत में संविधान चलता है, कर रहे थे। भारत संविधान से चलता है और संविधान का मतलब होता है समान विधान। संविधान का मतलब सम्यक विधान, संविधान का मतलब समान शिक्षा, समान चिकित्सा, समान नागरिक संहिता, समान अवसर। लेकिन मैं आपको कुछ कानून बताता हूं जो कांग्रेस ने बनाया डिवाइड एंड रूल के लिए। 1991 में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बनाया, हिंदुओं के लिए कोर्ट जाने का दरवाजा बंद कर दिया। 1992 में माइनॉरिटी कमीशन एक्ट बनाया, एक अलग से अल्पसंख्यक आयोग कानून बना दिया। उसके पहले भारत में अल्पसंख्यक आयोग कानून था ही नहीं, उससे पेट नहीं भरा। 2004 में नेशनल माइनॉरिटी कमीशन एजुकेशन एक्ट बना दिया, जैसे मनमोहन सिंह की सरकार आई, अलग से मदरसों के लिए, शिक्षण संस्थानों के लिए अलग से कानून बने 2004 में, उससे भी पेट नहीं भरा। 2006 में अलग से माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री बना दिया। भारत में कौन अल्पसंख्यक है कहीं नहीं लिखा, अल्पसंख्यक 1% वाला 1-2% वाला कहीं नहीं लिखा, लेकिन अल्पसंख्यक आयोग कानून, अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान कानून, अल्पसंख्यक मंत्रालय, अल्पसंख्यक आयोग, सारा कुछ कांग्रेस ने बनाया, इसमें कोई दो राय नहीं। और मैंने अल्पसंख्यक आयोग कानून 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट और 2004 का जो अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान कानून, उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है, अभी 30 अगस्त को सुनवाई है। मैं मूल विषय पे आता हूं। रूस की कुल आबादी 15 करोड़ है और भारत के 25 करोड़ मुसलमान अल्पसंख्यक कहलाते हैं। कनाडा की कुल आबादी 4 करोड़ है और भारत में 25 करोड़ मुसलमान अल्पसंख्यक कहलाते हैं। यानी आप कह रहे धर्म के आधार पर की कुल आबादी 3 करोड़ है और भारत में 25 करोड़ मुसलमान अल्पसंख्यक कहलाते हैं। तो मैं ये पूछ रहा हूं, अल्पसंख्यक कौन है पहले तो बता दो भैया। अरे अल्पसंख्यक को पहला हक दो, लेकिन ये तो बताओ अल्पसंख्यक कौन है। अल्पसंख्यक सुरेंद्र राजपूत जी, अश्विनी उपाध्याय कह रहे हैं आपने धर्म के आधार पर लेवल पे देखोगे, अल्पसंख्यक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे देखोगे। ठीक है अश्विनी जी, ठीक अश्विनी जी। सुरेंद्र राजपूत जी, सवाल ये है कि धर्म के आधार पर कानून भी बनाए गए और एक बयान में पढ़ के सुनाता हूं। ठीक है अश्विनी जी, उसकी चिंता नहीं है। अश्विनी जी, 200 जिलों से हिंदू पलायन कर रहे हैं, उसकी चिंता नहीं है। अश्विनी जी, जगदीश ठाकुर ने कहा कि मुसलमानों के लिए अलग से घोषणा पत्र भी लाएंगे। बात सिर्फ और सिर्फ अपीजमेंट की हो रही है और अश्विनी उपाध्याय ये भी कह रहे हैं कि धर्म के आधार पर कांग्रेस लंबे समय से कानून भी बनाती रही। सुरेंद्र राजपूत जी, बहुत अच्छी बात कही अश्विनी जी ने, और बिल्कुल ये वकील हैं, जिम्मेवार वकील हैं, और ऐसे वकील हैं कि एक वर्ग विशेष के विरोध में इनको जेल भी जाना पड़ा और वो भी मोदी सरकार ने ही भेजा था। कहीं पे कुछ गाली गलौज कर रहे थे। मैं आपको अश्विनी जी सिर्फ इतनी बात खाली कहना चाह रहा हूं कि ये जितने आपने एक्ट बताए वो सारे के सारे आपने मोदी जी को बताए 2014 से। सुनिए, अरे चुप रह करके सुनिए, 1 मिनट। मैं आजीवन सुनिए सार्वजनिक जीवन पे मुंह नहीं दिखाऊंगा। सुनिए, और एक बार अगर वीडियो नहीं दिखा पाते हो तो सार्वजनिक रूप से माफी मांगो। सुन लीजिए, ये बार बार झूठ बोलते हो, शर्म नहीं आती सुरेंद्र राजपूत? एक बार दिखाओ वो वीडियो दिखाओ जिसमें मैंने किसी को गाली दिया हो, दिखा दो। मैं आजीवन चेहरा नहीं दिखाऊंगा और नहीं दिखा पाते आजीवन। अश्विनी उपाध्याय और सुरेंद्र राजपूत, अश्विनी उपाध्याय, अश्विनी और सुरेंद्र जी, अश्विनी और सुरेंद्र जी, मेरी ये रिक्वेस्ट है कि पर्सनल मुद्दों पर बहस ना करें और कृपया आज के मुद्दे पर टिके रहें। सुरेंद्र जी, हाँ, बार बार झूठ बोलता है। ठीक है अश्विनी जी, एक एक करके, अश्विनी जी एक एक करके, अश्विनी जी एक एक करके। मैं चुनौती
मैं चुनौती देता हूं अश्विनी उपाध्याय को, जितने इन्होंने वर्शिप एक्ट, जितने इन्होंने क्या नाम अल्पसंख्यक आयोग, जितना इन्होंने माइनॉरिटी कमीशन की बात की है, 2014 से नरेंद्र मोदी जी की सरकार है और बहुमत की, प्रचंड बहुमत की सरकार है। आज तक इन्होंने वो सारी चीजें रद्द क्यों नहीं कर दी? क्या आखिर कारण है? ये संयोग है, प्रयोग है, मतलब या उपयोग है? अरे पहले माफी तो मांगो, जो घटिया कानून था, पिछले 8 साल कानून में बनाने के लिए माफी तो मांगो भैया। और सुन, सो कॉल्ड घटिया, अरे चुप रह करके जवाब तो सुनो। अब तो हालत खराब हो गई मोदी जी का नाम सुनते ही, क्योंकि मोदी जी के नाम पे आप लोगों को कपकपी आने लगती है। 2014 से 2022 तक मेरा आरोप है कि नरेंद्र मोदी जी ने यह कानून खत्म क्यों नहीं किया, ये जरा अश्विनी उपाध्याय बताएं, और अपना चेहरा ना दिखाएं अगर ये कानून खत्म नहीं होते हैं तो। नहीं, आप चाहते थे ये कानून खत्म हो जाए, ठीक है, क्या बात इस पर बहस करेंगे, लेकिन शाहिद अली बहुत देर से वेट कर रहे हैं। मैं शाहिद अली जी से एक सवाल ले लेता हूं। शाहिद अली जी, एक सेकंड, सुरेंद्र जी मैं आ रहा हूं आपके पास। शाहिद अली जी, बार बार चुनाव के वक्त ही मुसलमानों की बात क्यों होती है? शाहिद अली। दरअसल इस देश में मुसलमान इस तरह की चीज़ हो गई है कि जैक होता है ना, गाड़ी में जैक लगाते हैं, तो हम लोगों को इस्तेमाल सब लोग करना चाहते हैं, लेकिन हम लोगों को कोई देना कुछ नहीं चाहता। अब जो माइनॉरिटी के नाम पर जो एक शगुफा है कि साहब गुजरात के कांग्रेस के प्रेसिडेंट ने कहा माइनॉरिटी को देंगे, क्या माइनॉरिटी में खाली मुसलमान आते हैं? लेकिन इसको प्रोजेक्ट ऐसे कर रहे हैं कि खाली मुसलमानों के लिए कह दिया गया है। मेरी बात को जरा 2 मिनट का मुझे वक्त दीजिएगा बस। एक तो बात यह है कि माइनॉरिटी में खाली मुसलमान नहीं आते हैं। दूसरी बात जो भी राजपूत साहब ने कही कि साहब ठीक है, कोई अगर कमजोर वर्ग है तो उसको उठाने में दिक्कत नहीं है। तीसरी बात अश्विनी उपाध्याय ने भी कही कि माइनॉरिटी डिसाइड कर ली, माइनॉरिटी कौन है, माइनॉरिटी को मिलने में हमको दिक्कत नहीं है। यहां पर एक बात जो बहुत खास है वो ये है कि मुसलमानों को तो धर्म के नाम पर इस देश के अंदर इतना जुल्म हुआ है कि पूरी दुनिया में कहीं नहीं हुआ। जब देश आजाद हुआ और कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो उसके 8 महीने बाद ही आर्टिकल 341 और 342 में एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस लाया गया, जिसके तहत यह कहा गया कि मुसलमानों को रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, सिखों को रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, बाकी सबको मिलेगा, और बौद्धों को रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। तो ये बताइए, मुसलमानों को धर्म के आधार पर वंचित किया गया। दूसरी बात, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक्ट लाया गया कि जितनी ऐतिहासिक महत्व की चीजें हैं वहां पर आप नमाज नहीं पढ़ने देंगे, जबकि आपने उसके सेक्शन 16 में लिखा कि जो मस्जिद और दरगाह है वो उनका कैरेक्टर चेंज नहीं होगा। नहीं तो आप मोटी बात, शाहिद अली आप मोटी बात ये कहना चाह रहे हैं कि मुसलमानों को जैक की तरह इस्तेमाल किया गया, हज को गुलाम बनाया गया। ठीक है, हज को गुलाम बनाया ठीक है, शाहिद अली 10,000 रुपए की एक सब्सिडी, शाहिद अली अपने ठीक है, अपने शब्दों को थोड़ा विराम दे। आप मोटी मोटी बात, ठीक है अश्विनी उपाध्याय मैं आ रहा हूं आपके पास। शाहिद अली आप ये कहना चाह रहे हैं मुसलमानों को जैक की तरह इस्तेमाल किया गया, अभी आप किसके ऊपर ये इशारा कर रहे हैं? कौन जैक की तरह इस्तेमाल कर रहा है? मुझे एक बात अगर और आप कहने दें, एक बात और कहने दें, देश के सामने वो बात जाएगी तो मेरे ख्याल लोगों के लिए आसानी होगी। एक वक्फ बोर्ड है हमारा, और वक्फ हिंदुस्तान के अंदर मेरे ख्याल डिफेंस का सबसे ज्यादा प्रॉपर्टियां हैं। खाली मुसलमानों को उनका वक्फ दे दीजिए, उन प्रॉपर्टियों से किसी हमारे हिंदू भाई का वास्ता नहीं है। हम पूरे देश का बजट फाइनेंस करने के लिए तैयार हैं, और मैं रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ये बात कह रहा हूं। नहीं ठीक है, ये तो बहस का अलग विषय है जो बात आप कह रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं मुसलमानों को जैक की तरह इस्तेमाल किया गया। गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष जिग्नेश मेवाणी ने तीस्ता सीतलवाड़ की तारीफ की थी। इसी संदर्भ में यह खबर मैं आपको बता रहा हूं। गोधरा कांड में तीस्ता निर्दोष लोगों को फंसाने की साजिश रचने के आरोपों का सामना कर रही है, लेकिन जिग्नेश मेवाणी ने तीस्ता सीतलवाड़ की तारीफ की। मेवाणी ने कहा कि मैं उस संघर्ष को सलाम करता हूं जो इस महिला ने गुजरात के मुसलमानों को न्याय दिलाने के लिए किया है। देखिए किस तरह से इस बयान में भी अपीसमेंट नजर आता है, पहले आप खुद सुनिए। ડોક્ટર મુકુલ સિન્હાની સાથોસાથ તીસ્તા સેતલવાડને પણ યાદ કરવા માંગુ છું। ન્યૂઝ ચેનલની સાંજની 8 વાગ્યાની ડિબેટમાં જે શું ચર્ચા છે ને નીચે શું પટ્ટી એમણે મારી હશે મારા નામ સાથે, એની કોઈ ચિંતા કર્યા વગર કહું કે એ મહિલાએ ગુજરાતના મઝલૂમોને ન્યાય અપાવવા માટે જે સંઘર્ષ કર્યો, એ સંઘર્ષને જાહેર મંચ ઉપરથી હું સેલ્યુટ કરું છું અને સલામ કરું છું। तो जिग्नेश मेवाणी को आपने सुना। सुरेंद्र राजपूत हमारे साथ लगातार बने हुए, अश्विनी उपाध्याय उसके बाद मैं आ रहा हूं आपके पास। काफी देर से राकेश त्रिपाठी भी इंतजार कर रहे हैं। सुरेंद्र जी, जिग्नेश मेवाणी कहते हैं कि मुसलमानों को न्याय दिलाने के लिए तीस्ता सीतलवाड़ ने काफी मेहनत की। जगदीश ठाकुर कहते हैं कि
हमारी विचारधारा कभी नहीं बदलेगी और हम हमेशा जो है गुजरात के मुसलमानों के साथ रहेंगे, अपीजमेंट करते नजर आते हैं। कहते हैं मुसलमानों के लिए अलग से घोषणा पत्र बनाएंगे। शाहिद अली कहते हैं कि जैक की तरह इस्तेमाल किया गया अभी तक मुसलमानों को। क्या इस पर कोई जवाब है आपके पास? सब पर जवाब है सर। और एक चीज के लिए मैं आपसे तारीफ करना चाहूंगा आपकी और आपके चैनल की, कि आप कम से कम बात कहने का मौका दे रहे हैं और बीच में नहीं टोक रहे हैं। इसके लिए आप साधुवाद के पात्र हैं। मैं आपको जगदीश ठाकुर के बयान पर मैंने ऑलरेडी आपको अपना जवाब दिया कि भाई कोई बेवकूफी आदमी होगा जो 9% और क्या नाम 91% का अंतर नहीं जानता होगा। 9% मुसलमान है तो कोई भी ऐसा नहीं। अल्पसंख्यकों को सिर्फ मुसलमान का नाम दे देना, यह राजनीतिक वोट बैंक की राजनीति करने का एक इतना बड़ा कुत्सित प्रयास है भारतीय जनता पार्टी का, जिसके लिए इनके खिलाफ संविधान की विभिन्न धाराओं में केस भी चलना चाहिए। यह मेरा आरोप भी है और मेरा मत भी है। दूसरी बात, अब आप आ जाइए तीस्ता सीतलवाड़ और क्या नाम इस पर अपना जिग्नेश भाई पर। मैं आपको बहुत सिंपल सी बात कह रहा हूं। गुजरात में जब दंगा हुआ था तो जो सबसे ज्यादा लोग मरे थे, उनके लिए अगर कोई संघर्ष करता है उनको न्याय दिलाने के लिए, तो इस बात की तो तारीफ आपको भी करनी चाहिए, इस बात की तारीफ तो राकेश को भी करनी चाहिए और अश्वनी को भी, क्योंकि ये दोनों वकील हैं। कमजोरों के लिए, मजलूमों के लिए लड़ना इनकी विधि व्यवस्था में इनकी नैतिक जिम्मेवारी है। तीस्ता सीतलवाड़ ने अगर किसी की मदद गैर कानूनी करी है तो उसके खिलाफ आप बात कीजिए। अगर तीस्ता सीतलवाड़ ने मजलूमों की मदद की है तो उसकी तारीफ करने में बुराई क्या है? आप हमको बताइए। ये सिर्फ गुजरात चुनाव आ गया है हमारी। सुरेंद्र जी, शाहिद अली क्यों कहते हैं कि मुसलमानों को जैक की तरह इस्तेमाल? शाहिद अली पर भी नहीं, वो क्यों कहते हैं मुसलमानों की जैक की तरह? तौर पर जब मैं एक शेर से मैं शाहिद भाई को जवाब दे देता हूं। कहते हैं ना कि पत्थर मुझे कहता है मेरा चाहने वाला, मैं मोम था उसने मुझे छूकर नहीं देखा, आंखों में रहा दिल में उतरकर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा। धारा 341 के लिए मैं बहुत स्पष्ट कर दूं अपने मुस्लिम भाइयों को, बहुत साफ सी बात है कि धारा 341 पिछले 8 साल में आप लोग बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं एक चीज बता देता हूं कि हिंदुस्तान के संविधान जब लागू हुआ था तो जो जातियां, धर्म नहीं, जो जातियां सामाजिक रूप से पिछड़ी थी उनको रिजर्वेशन दिया गया था। और जातियां सिर्फ हिंदू धर्म में होती हैं, मुस्लिम्स में नहीं होती, बौद्धों में नहीं होती, सिखों में नहीं होती हैं। जातियां सिर्फ हिंदू धर्म में होती हैं। इसलिए जो सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से पिछड़ी जातियां नहीं, सामाजिक रूप से पिछड़ी जातियों को हमने आरक्षण दिया था और उसका हमें गर्व है, चाहे वो दलित हो चाहे वो आदिवासी हो। ठीक है, यानी कि जो मुसलमानों के न्याय के लिए लड़ा उसकी तारीफ होनी चाहिए। राकेश जी, आप क्यों नहीं करते तारीफ? देखिए क्या है, कांग्रेस पार्टी ने मुसलमानों को केवल वोट बैंक की तरह से मान करके अपना बैंक बैलेंस बढ़ाने का काम किया और इसीलिए बार बार उनकी गुर्बत का जिक्र करके उनको हमेशा उनकी भावनाओं का दोहन करते रहे और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ डराते भी रहे। सेकुलरिज्म की छतरी तान करके भारतीय जनता पार्टी को सांप्रदायिक घोषित करते हुए ये डराने का भी उपक्रम करते रहे। लेकिन ये सारा भ्रम अब इनका टूट रहा है। 2014 के बाद से नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनने के बाद जिस तरह से हमने अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय का बजट बढ़ाने का काम किया, जिस तरह से तमाम लोग जो वेलफेयर जो स्कीम्स है, लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं, उनमें सर्वाधिक हमने आज लाभार्थी अगर कोई हुआ है तो वो देश में मुसलमान हुए हैं और इसीलिए आज इनका सारा तंत्र टूटा है। अब ये इनके लिए मुश्किल होती है, आधी छोड़ सारी को धाए, सारी मिले ना आधी पाए। कभी ये हिंदुत्व की तरफ जाना चाहते हैं तो फिर इनके तुष्टीकरण छूटता है, तुष्टीकरण की तरफ जाते हैं तो हिंदुत्व छूटता है। ये कांग्रेस के लिए मुश्किल हो गया है कि ये किस तरफ जाए इनके नेता। इसीलिए मैंने कहा ना कि ये चुनावी हिंदू कभी बनने का प्रयास करते हैं और कभी मैंने जो बात कही थी मैं फिर उसको दोहरा रहा हूं कि ये मुसलमानों के लिए पाक परस्ती तक की बात करने का काम करते हैं, पाकिस्तान के प्रति तक प्रेम जताने का काम करते हैं और ये केवल और केवल तुष्टीकरण का है। वरना सब जानते हैं हर भारतवासी के मन में पाकिस्तान के लिए किस प्रकार के भाव रहते हैं, लेकिन क्या कारण है कि कांग्रेसियों के मन में, कांग्रेस के नेताओं के मन में पाकिस्तान के प्रति लगातार उदारता का भाव रहता है। इसके पीछे भी इनका अपीसमेंट है, यही तुष्टीकरण है और यही तुष्टीकरण इनकी जो कमेटी बनी थी, अब वो अच्छी कमेटी का नाम तो अभी सुरेंद्र राजपूत जी बताएंगे, जिसमें कहा गया था कि हिंदुओं के प्रति आपके बयानों से जो नाराजगी थी वो हार का कारण बनी है। ठीक है, सुरेंद्र राजपूत से इसका मैं जवाब लूंगा, लेकिन अश्विनी उपाध्याय, ठीक है राकेश जी, अश्विनी उपाध्याय काफी देर से वेट कर रहे हैं। अश्विनी जी गरीब, एक सेकंड सर, 5 सेकंड दीजिए। अश्विनी जी के काम की बात है, एक सेकंड में आया, मैं एक सेकंड आया, मैं एक सवाल ले लूं। काम की बात, मैं एक सवाल ले लूं, अश्विनी जी के काम की बात है इसलिए क्योंकि राकेश ने कहा। अच्छा आप बोलिए। नहीं, आप उसके बाद ले लीजिए।
ठीक है, बोलिए। देखिए, 3 बातें अभी राकेश जी ने बड़ी अच्छी कही। इन्होंने कहा अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय, अश्वनी कह रहे हैं खत्म होना चाहिए। तो पहले ये दोनों भाजपाई तय कर ले कि अल्पसंख्यक को ज्यादा पैसा दिया है तो गलत किया है कि सही किया है, पहले तो ये बता दे अश्वनी जी। दूसरी बात, अटल बिहारी वाजपेयी, एलके अडवाणी, जसवंत सिंह और नरेंद्र मोदी सहित जितने पाकिस्तान के यार हैं जो जिन्ना की मजार पे गए, ये हमने तो एक पाकिस्तान के 2 पाकिस्तान किए, बांग्लादेश बनाया, और ये लोग जाकर के बिना बुलाए बिरयानी खाए। तो अटल बिहारी वाजपेयी को, नरेंद्र मोदी को, एलके अडवाणी को और जसवंत सिंह को खारिज कर रहे हैं ये लोग। और नरेंद्र मोदी ने पठानकोट में आईएसआई क्यों बनाई? क्या ये भी अपीजमेंट के लिए बुलाए? इसका जवाब राकेश जी दे दें। ठीक है, अश्विनी उपाध्याय, मैं आपसे ठीक है, राकेश त्रिपाठी ने जवाब ले लेते, फिर अश्विनी उपाध्याय आपकी बात है। राकेश जी, कब कब दर्द झलका है, कब कब प्यार झलका है, इसकी एक एक सिलसिले और कहीं को घटनाएं बता देता हूं कि किस तरह से आप तो हाफिज जी को भी हाफिज जी बता रहे थे, दिग्विजय सिंह जी आपकी पार्टी के नेता। आप कंधार हाफिज को भेजने के लिए नरेंद्र मोदी ने वेद प्रताप वैदिक को भेजा। करके सुरेंद्र राजपूत एक एक करके, सर आपने जवाब दे लिया, अब राकेश जी का जवाब सुन लीजिए। भेजा नरेंद्र मोदी ने हाफिज, आपने बोल दिया ना, वो एलिगेशन लगा दिया ना सुरेंद्र जी आपने। सुरेंद्र जी, वो आरोप आपने लगा लिया, अब जवाब ले लीजिए। सब रखिए सुरेंद्र जी, सब रखिए सुरेंद्र जी, जवाब ले लीजिए। राकेश त्रिपाठी जवाब दे रहे हैं, उसके बाद सुनिए। वक्त देखिए, वक्त सीमित है मेरे पास। सुरेंद्र जी, मदद करे, ये मैं आपकी पार्टी के नेता मांग रहे थे। विवेक जी, ठीक है, अश्विनी उपाध्याय, मेरा सवाल आपसे, ठीक है, आप लोग देखिए डिबेट को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। एक सेकंड, डिबेट को डाइवर्ट मत करिए, मुद्दे पर आइए। अश्विनी उपाध्याय, सवाल ये है, मोदी का नाम आते डिबेट डाइवर्ट हो जाती है। नहीं, सुरेंद्र राजपूत जी, आपके एलिगेशंस जो थे उस पर राकेश त्रिपाठी जवाब दे रहे थे, लेकिन आपने बीच में टोक दिया। अश्विनी उपाध्याय जी से मेरा सवाल यह है कि गरीब, पिछड़े, शोषित और वंचित मुसलमानों की बात तो पीएम मोदी भी करते हैं, पासमानदा मुसलमानों तक वो पहुंचने की बात करते हैं। देखिए, मेरा व्यक्तिगत मानना यह है कि भारत संविधान है तो हर काम संविधान की भावना के अनुसार होना चाहिए। जब तक इस देश में अल्पसंख्यक बहुसंख्यक का विभाजन रहेगा तब तक देश की एकता अखंडता मजबूत नहीं हो सकती। और विकास करने के लिए अल्पसंख्यक बहुसंख्यक का विभाजन करना जरूरी नहीं है। हमारे देश में बीपीएल डिफाइंड है, ईडब्ल्यूएस डिफाइन है। जो आदमी गरीब है सबका विकास होना चाहिए, सबको मुफ्त मकान मिलना चाहिए, सबको वजीफा मिलना चाहिए, सबको शादी विवाह में पैसा मिलना चाहिए। जो भी गरीब है सबको मिलना चाहिए, मैं उसका विरोधी नहीं हूं। लेकिन जहां तक बात यह अल्पसंख्यक बहुसंख्यक, मैं फॉर्मली कह रहा हूं भारत में खत्म होना चाहिए। या तो अल्पसंख्यक बहुसंख्यक खत्म हो, या तो अल्पसंख्यक डिफाइन हो और जिलेवार अल्पसंख्यक की पहचान हो। मैं डिस्ट्रिक्ट वाइज क्यों कह रहा हूं, मैंने सुप्रीम कोर्ट में डेटा दिया हुआ है, 200 जिलों में हिंदू या तो अल्पसंख्यक हो चुके हैं या अल्पसंख्यक होने वाले हैं। बहुत तेजी के साथ उनका पलायन हो रहा है। और 9 राज्यों में, लद्दाख में हिंदू केवल 1% बचा है, लक्षद्वीप में हिंदू केवल 1% बचा है, मिजोरम में हिंदू केवल 2% बचा है, नागालैंड में केवल 8% बचा है, मेघालय में केवल 11% बचा है। तो 9 राज्यों में खत्म हो गए, 200 जिलों में खत्म होने वाले हैं। अभी भी पलायन, और माइनॉरिटी किसको, 25 करोड़ आबादी को। अश्विनी उपाध्याय जी, आप फिर डिबेट को दूसरी ओर ले जा रहे हैं। 25 करोड़ आबादी, मैं प्योर पॉलिटिकल अपीजमेंट की बात कर रहा हूं आज। नहीं, विवेक जी, मेरा ये कहना है, ये जो स्टेटमेंट आया गुजरात से, ये जो गुजरात का स्टेटमेंट आया पूरी तरीके से इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अपीजमेंट पॉलिटिक्स है। और उसी पॉलिटिक्स की निरंतरता में है जो पिछले 70-75 साल से कांग्रेस करती आई है। मैं आपको 50 कानून बना सकता हूं जहां कांग्रेस ने अंग्रेजों की तरह डिवाइड एंड रूल के लिए किया। अंग्रेजों ने तो 1937 में शरिया एक्ट बनाया था, लेकिन कांग्रेस ने 1950 के बाद कम से कम 50 कानून, शाहिद अली काफी देर से वेट कर रहे हैं, केवल और केवल समाज को डिवाइड करने के लिए, डिवाइड एंड रूल करने के लिए किया है। उसमें आपको मैंने 4-5 कानून बताया, ऐसे असंख्य योजनाएं। जी, शाहिद अली काफी देर से वेट कर रहे हैं। उन्होंने बहुत बड़ी बात आज कही कि मुसलमानों को राजनीतिक पार्टियों ने अब तक सिर्फ जैक की तरह इस्तेमाल किया। शाहिद अली जी, अभी जो एक बात कही कि पासमानदा मुसलमानों के लिए मोदी जी भी कुछ करना चाहते हैं, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब, आर्टिकल 341, 342 की मैंने बात की, जिसपे कांग्रेस के प्रवक्ता ने यह कहा कि साहब मुसलमानों में जातियां नहीं होती, इसलिए हमने उसमें ये धर्म की बिना पर मुसलमानों को हटा दिया। जो हिंदुस्तानी मुसलमान हैं, ये एक हकीकत है कि यहाँ पासमानदा मुसलमान हैं, यहाँ पर अशरफी मुसलमान हैं, ये एक हकीकत बात है। लेकिन जब मोदी जी कह रहे हैं हम पासमानदा मुसलमानों की मदद करना चाहते हैं, तो फिर आर्टिकल 341, 342 का फायदा मुसलमानों को क्यों नहीं दे रहे?
वो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर जो 1950 में इलीगल तरीके से लाया गया था उसे खत्म करा जा सकता था। 2014 से आपकी सरकार है, उसे खत्म करिए। बताइए कि साहब देखिए मुसलमानों के लिए इतना कर रही, पासंदा मुसलमानों के लिए कर रही, ये भी नहीं कर रही। मैं तो ये बात कर रहा हूं, आप कुछ ही मत करिए मुसलमानों के लिए, एक भी बजट मत दीजिए सर, एक बजट मत दीजिए, कोई रिजर्वेशन मत दीजिए, कुछ मत करिए, सिर्फ वक्फ बोर्ड दे दीजिए, सिर्फ वक्फ बोर्ड दे दीजिए मुसलमानों के लिए, और कुछ नहीं चाहिए मुसलमानों को इस देश में। और देखिए हम गारंटी दे रही कि मुसलमान इस देश को दुनिया के वक्फ पैक्ट ऑलरेडी चैलेंज हो चुका है, ले जाने के लिए कटिबद्ध है, लेकिन चैलेंज किया हुआ है। वक्फ पैक्ट खत्म होना चाहिए। वक्फ पैक्ट जैसा घटिया कानून चलना ही नहीं चाहिए इस भारत में। वक्फ पैक्ट जैसा घटिया कानून तो भारत में होना ही नहीं चाहिए। कांग्रेस ने वो कानून, वक्फ पैक्ट कांग्रेस नहीं बनाया, तुम्हारे घटिया कानून हमने सुप्रीम कोर्ट में इसलिए चैलेंज किया हुआ है। तुम्हारा बस चले, वो वक्फ पैक्ट के द्वारा केवल और केवल जमीनों पे कब्जा किया जा रहा है, जमीन जिहाद हो रहा है वक्फ पैक्ट के द्वारा। तुम्हारा बस चले तो तुम मुसलमानों को समुद्र, अरे आप भारतीय बन के रहो ना, आप मुसलमान बन के क्यों रहते हो? तुम्हारा बस चले, भारतीय बन के रहो, सारे भारत के कानूनों को मानो, समता समानता की बात करो, हिंदू मुसलमान की बात क्यों करते हो? क्यों हमेशा मुस्लिम बने रहना चाहते हो? भारतीय बनने में कोई दिक्कत है क्या? भारतीय कानूनों के अंतर्गत चलने में कोई दिक्कत है क्या? अरे गरीबी का फायदा लो ना। देखिए सरदारों जो गरीब की योजनाएं वो सबको मिलेगी, अलग से योजना क्यों चाहते हो भैया? ये तो पूछ रहा हूँ। अगर मुसलमान गरीब हैं तो गरीबों वाली सारी योजना मुसलमानों को मिल रही है, फिर आप अलग से क्यों मंत्रालय चाहते हो? अलग से माइनॉरिटी एक एक करके बात कीजिए। देखिए शाहिद अली और अश्विनी उपाध्याय एक साथ बोलेंगे तो किसी को कुछ समझ नहीं आएगा, ना आप एक दूसरे को खुद सुन पाएंगे ना दर्शक समझ पाएंगे कि आप दोनों कहना क्या चाह रहे हैं, इसलिए एक एक करके बात कीजिए। सुरेंद्र राजपूत से मेरा सवाल है। सुरेंद्र जी, मुसलमानों के लिए अलग से घोषणा पत्र बनाने की भी बात की जा रही गुजरात में। मैं जानना चाहता हूं कि आखिर मुसलमानों पर ही आकर राजनीति क्यों टिक जाती है कांग्रेस की जब भी चुनाव करीब आते हैं? ये कांग्रेस की राजनीति नहीं टिकती विवेक भाई। कांग्रेस की राजनीति को टिकाने का भारतीय जनता पार्टी, उनके सहयोगी लोग इतना करते हैं ताकि वो 91% को अपनी तरफ कर सके। आप जानते हैं अच्छी तरीके से, और इस बात पे राकेश त्रिपाठी भी मुस्कुराएंगे और अश्विनी उपाध्याय भी मुस्कुराएंगे और आपके और अन्य साथी भी मुस्कुराएंगे, इसलिए कि 9% को कांग्रेस के हिस्से में दिखा दो और 9% कांग्रेस से भी नाराज हैं, लेकिन 91% पे ये बात कर लो कि हिंदू मुसलमान कर लो। और अपीजमेंट, बहुसंख्यक अपीजमेंट इतने खतरनाक दौर पर ये लोग कर रहे हैं कि उस पर ये कहीं प्रधानमंत्री पसमंदा मुसलमानों की बात करें, शाहिद भाई ने ठीक कहा कि भाई वो आप कर दो अगर आपकी हिम्मत हो तो। हमने तो साफ कहा कि क्या नाम, मुसलमानों में जातियां नहीं होती हैं। अब पसमंदाज की जो बात कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, तो वो आज कर देना, कौन रोक रहा है उनको जी। जब वो बात करते हैं, कहते हैं ना कि इकबाल बड़ा मनमोहक है, मन बातों से मोह लेता है, गुजरात का गाजी बंद, गुफ्तार का गाजी बंद हो गया, किरदार का गाजी बन न सका। ये लोग गुफ्तार के गाजी हैं, पाकिस्तान के नाम पर ये वोट लेना चाहते हैं। ठीक है, आप ये कहना, पाकिस्तान को आतंकवादी छोड़ करके कंधार तक देते हैं। ठीक है, ये बात रिपीट हो रही है आपकी बात, आपने कही है बात, इस डिबेट में बात कही है सुरेंद्र जी। आप ये कहना चाह रहे हैं कि 9% का डर दिखाकर 91% को अपनी तरफ करना चाहते हैं। लेकिन अब जब गुजरात की बात चल रही है सुरेंद्र जी, ध्यान से सुनिएगा, तो गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष जिग्नेश मेवानी का एक बयान आपको सुनाते हैं, दर्शक भी सुनेंगे, जिसमें वो सीधे पीएम मोदी को धमकी देते नजर आ रहे हैं। मेवानी कह रहे हैं कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। मोदी जी, मोहन भागवत जी और गुजरात और असम दोनों सरकारें समझ ले, हम भी तय कर लिए हैं, जब तक तुमको तोड़ेंगे नहीं, मां की कसम तुमको छोड़ेंगे नहीं। मोदी जी, मोहन भागवत जी और गुजरात और असम दोनों सरकारें समझ ले, हम भी तय कर लिए हैं, जब तक तुमको तोड़ेंगे नहीं, मां की कसम तुमको छोड़ेंगे नहीं। सुरेंद्र राजपूत जी, सुना हुआ आपने, अब जरा इसके मायने भी समझा दें। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। मैं एक बिल्कुल, जब तक आपको हराएंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि जिग्नेश मेवानी के ऊपर असम की सरकार ने जिस तरीके से गंदा काम किया, रातों रात उठाया, आपके सामने है। तो उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा, जब तक तुमको तोड़ेंगे नहीं, यानी जब तक तुमको हराएंगे नहीं, जब तक हराएंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ये बिल्कुल सही कहा है उन्होंने, और हम बिल्कुल चाहते हैं कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और भागवत साहब को
जब तक हराएंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ये तो कहा ही नहीं ना, अब ये अश्विनी कहा एक मां बात तो कसम बता तब तक दें छोड़ेंगे नहीं। ये अरे हाँ जी। बिल्कुल कहा, और बिल्कुल मां कसम कह रहे हैं जब तक हराएंगे नहीं तब तक नहीं छोड़ेंगे। ठीक है ये राकेश भी कह त्रिपाठी रहे जी, हैं, जब तक नहीं हराएंगे, ये गुजरात की भाषा है। ठीक है गुजरात की बात नहीं, ये फिल्म का डायलॉग है अभी अश्विनी नहीं, सुरेंद्र जी, ये फिल्म का डायलॉग। विभाग में पैसा काहे ज्यादा दिया जा रहा है? ठीक है सुरेंद्र जी, वैसे ये फिल्म का डायलॉग है, गुजरात की भाषा नहीं है। कुछ कहना, राकेश त्रिपाठी आपको जवाब देना चाह रहे हैं। राकेश जी, बहुत हल्के स्तर की भाषा, फिल्मी डायलॉग बनाने के चक्कर में बहुत हल्के स्तर की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। और मैं मानता हूं कि जिस तरह की भाषा का प्रयोग गुजरात में और कांग्रेस के तमाम नेताओं तो बड़ी सम्मानित भाषा है, लेकर के जाते ये हैं और फिर 51 उसके बाद करोड़ की गर्लफ्रेंड कहना बड़े सम्मान की भाषा है। सुरेंद्र जी आपने जवाब दे दिया। सुरेंद्र जी डिबेट की भी थोड़ी मर्यादा रखिए, आपने जवाब दे दिया, अब राकेश त्रिपाठी जी को बोलने दीजिए, फिर वो आप पर कुछ एलिगेशन लगाएंगे, फिर आप जवाब दे दीजिएगा। तो पूछा जाएगा सर तो आप उनका जवाब पूरा होने दीजिए, फिर आप बोल लीजिएगा। राकेश त्रिपाठी जी, 52 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहना नारी शक्ति का सम्मान है। सुरेंद्र जी एक एक करके विनम्र निवेदन, एक एक करके बात कीजिए। राकेश त्रिपाठी हाँ बोलिए। एक गुस्से में इतना रहते हैं इसीलिए तोड़ने की बात करते हैं। अरे भाई जोड़ने की बात करिए, हम कह रहे हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, तो जोड़ने की बात करिए ना। ये तोड़ने की बात आप हमेशा करेंगे, ये तोड़फोड़ बचाना बंद करिए, जोड़ने की बात करिए। देखिए सच्चाई ये है कि कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण करती है और इसलिए डिबेट हो रही है। अगर कांग्रेस पार्टी के नेताओं की तरफ से बयान नहीं दिया गया होता कि हम मुसलमानों के लिए अलग से घोषणा पत्र लेकर के आएंगे, हम मुसलमानों के लिए ये नई योजनाएं लेकर के आएंगे, अगर मुसलमान को टारगेट करके आप अलग से कोई बयानबाजी नहीं करें तो निश्चित तौर पर ये डिस्कशंस नहीं होंगे, हम तुष्टीकरण का आरोप नहीं लगाएंगे। सच्चाई ये नहीं है क्या कि साहबानों के प्रकरण में किस तरह से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद भी केवल और केवल तुष्टीकरण के लिए, और तुष्टीकरण में भी ये संपूर्ण मुसलमानों का तुष्टीकरण नहीं करते हैं, केवल मुल्ला मौलवियों का, केवल कट्टरपंथी लोगों का, मुस्लिम महिलाओं के प्रति इनकी कोई सहानुभूति नहीं है। इसलिए मुस्लिम महिलाओं के लिए जब 3 तलाक का कानून बनता है तो कांग्रेस पार्टी आलोचना करने का काम करती है कि ये पर्सनल लॉ में हस्तक्षेप है। तब कांग्रेस पार्टी का विजन बिल्कुल क्लियर है, ये कट्टरपंथी मौलानाओं के साथ है, पूरे देश के मुसलमानों के साथ नहीं, और गरीब मुसलमान के साथ तो बिल्कुल नहीं है। आज अगर देश में जनधन योजना के तहत खाते हमने खोले तो जनधन योजना में गरीब मुसलमानों के भी खाते खुले, उज्ज्वला गैस के कनेक्शन अगर मिले तो उसमें गरीब मुसलमान बहनों को भी कनेक्शन मिले, अगर उजाला योजना के तहत अगर ठीक है अश्विनी उपाध्याय भी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसमें सुरेंद्र जी और शाहिद अली आपके पास आ रहे हैं। अगर इंश्योरेंस मिला तो गरीब मुसलमानों को भी मिला। ठीक है अश्विनी उपाध्याय कुछ कहना चाह। अश्विनी जी मैं तो केवल मैं कोई पॉलिटिकल बात नहीं करूंगा, मैं तो सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट की बात करता हूं जी। 3 तलाक को जब चैलेंज किया गया तो 3 तलाक के समर्थन में जमीयत उलमा हिंद और पर्सनल लॉ बोर्ड आया, उसके वकील कांग्रेस के भूतपूर्व मंत्री थे। आर्टिकल जब राम मंदिर का मुकदमा आया तो राम मंदिर न बने, बाबरी मस्जिद वहां बने, उसका मुकदमा कांग्रेस के नेता लड़ रहे थे। मैं सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूं। जब आर्टिकल 370 खत्म हुआ तो वो खत्म नहीं होना चाहिए, सरकार का जो फैसला है उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल आई, उस पीआईएल में भी कांग्रेस के भूतपूर्व कोई विदेश मंत्री, कोई भूतपूर्व कानून मंत्री, कोई भूतपूर्व गृह मंत्री, ऐसे लोग ही आ रहे हैं। तो आप ये देखिए कि जब जहां राष्ट्रीय एकता अखंडता मजबूत करने की बात होती है तब ये कहते हैं कि नहीं अल्पसंख्यक पहला हक मुसलमानों का है, और जब राष्ट्रीय एकता अखंडता मजबूत करने के लिए जेंडर जस्टिस, जेंडर इक्वेलिटी की बात कोई आती है सुप्रीम कोर्ट में, उसका विरोध करने कांग्रेस के ही जो भूतपूर्व कानून मंत्री, भूतपूर्व गृह मंत्री, भूतपूर्व वित्त मंत्री आ जाते हैं। तो बड़ा स्पष्ट है, इसका मतलब कहीं ना कहीं पार्टियां आला कमान, राहुल गांधी जी या सोनिया जी कुछ पीछे से इंडिकेट करती है तभी तो आते हैं, नहीं तो हिम्मत है क्या? आप बताइए, कांग्रेस के नेताओं ने आज तक देश हित में कोई पीआईएल फाइल नहीं किया। अगर हमसे बराबरी करना, मैंने तो 125 पीआईएल फाइल किया है राष्ट्रहित में, जेंडर जस्टिस, जेंडर इक्वेलिटी, ठीक है, लेकिन एक बड़ी बात, ठीक है अश्विनी जी, लेकिन कांग्रेस जो बात कहती है, ठीक है आप अपीलमेंट की बात कर रहे हैं, सुरेंद्र राजपूत जी से इसका जवाब लेंगे। ठीक है अश्विनी उपाध्याय जी, सुरेंद्र राजपूत जी इसका जवाब लेंगे। लेकिन कांग्रेस के नेता गुजरात में कहते हैं कि हम खजाना खोल देंगे अल्पसंख्यकों के लिए। आजादी के बाद से 65 साल तक कांग्रेस रही, लेकिन क्या तब खजाना खोलने की जरूरत महसूस नहीं हुई? शाहिद अली जी से मैं इसका जवाब लूंगा। शाहिद अली जी, जिस बात का दावा आज किया जा रहा है, क्या ये काम पहले अगर तमन्ना होती, अगर नियत होती, नीति होती तो पहले हो जाता? शाहिद अली। सर बिल्कुल, सच्चर कमेटी एक कमेटी बनी थी जैसे सच्चर साहब की अध्यक्षता में, उन्होंने पूरे देश में इन्वेस्टिगेशंस करी और पूरे स्टैटिस्टिक्स जुटाने के बाद में उनका जो अपना कंक्लूड किया वो कि ये किया
कि मुसलमानों का स्तर इस देश में दलित भाइयों से भी निचले स्तर पर चला गया है और देश में किसकी सरकार रही यह सब विदित है। तो अगर वो मुसलमानों के लिए वाकई में इतना अच्छे काम कर रहे थे, खजाने लुटा रहे थे या अपीजमेंट कर रहे थे, या जो एक भ्रम फैलाया जाता है कि देखिए साहब मुसलमानों के लिए हम ये कर रहे हैं, तो फिर मुसलमान दलितों से निचले स्तर पर कैसे चले गए? ये जस्टिस सच्चर की रिपोर्ट है, मेरी किसी की नहीं है, और ये पार्लियामेंट में ये बड़ा सवाल है। तो ये सुरेंद्र राजपूत जी, आपके लिए फाइनल क्वेश्चन ये अपने आप में सबूत जी, है ठीक है कि हाथी के दांत खाने की ओर, ठीक है, हाथी के दांत खाने की और दिखाने की ओर, सही बात है। सुरेंद्र राजपूत जी, तो आप ही पर है सारा सवाल। फाइनल क्वेश्चन आपसे कि 65 साल तक आपका शासनकाल रहा, सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के प्रधानमंत्री देश पर शासन करते रहे, उनका राज रहा, लेकिन फिर भी आज मुसलमान अपने आप को, शाहिद अली बैठ के कह रहे हैं मुसलमानों को जैक समझा जाता है, जैक की तरह इस्तेमाल किया जाता है। आप कहते हैं हम खजाना खोल देंगे, सबसे ज्यादा समय तक आपने शासन किया, ऐसा क्या हो गया कि 65 साल तक आप खजाना नहीं खोल पाए? ये देखिए, यही हमारी ईमानदारी का और संविधान को मानने का सबसे बड़ा सबूत है कि हमने बगैर किसी भेदभाव के एक समान नीति बनाई, सबके लिए एक समान नीति बनाई और सब लोगों को समान रूप से आगे बढ़ने का अधिकार दिया, चाहे वो शिक्षा में हो, चाहे स्वास्थ्य में हो, और चाहे वो क्या नाम व्यवसाय में हो, चाहे वो नौकरियों में। तो यानी कि जगदीश ठाकुर झूठ बोल रहे हैं वहां। आपको भी, शाहिद अली को आप भी, समान नीति की बात करें, यानी जगदीश ठाकुर झूठ बोल रहे हैं। आप लोग 2 मिनट तो सुन लीजिए सर हमसे। मतलब आप ये, हमने तो पहले ही आपसे कहा कि आप बहुत निष्पक्ष आदमी हैं। 9% के लिए 91%, तो ये तो आप लोग कर रहे हैं। एक नंबर 2, अरे तो खत्म काहे नहीं करा देते हो? है हिम्मत, है हैसियत, है औकात, आपने करा पाओगे? करा दो नरेंद्र मोदी से, बताओ, कराओ। आपने नहीं, हमने तो बनाई, चलो आप बताओ खत्म काहे नहीं करा पाते हो? लेकिन सुरेंद्र जी, एक ऐसा मुद्दा है जिस पर बहस लगातार जारी रहेगी और जिस तरह के बयान सामने आए हैं उस पर यह बहस और लंबी खिंचेगी और उस पर राजनीति भी गर्म होगी। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।